हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है रोजी रोटी कार्यक्रम के अंदर। और जी हाँ, हमेशा की तरह हम आ, साथ हैं अपने खास तौर से अर्थशास्त्री विशेषज्ञ मित्र श्री नयन पार्क जी के। नयन जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दिनेश भाई, थैंक यू। आ, दीपावली से पहले का ये एक एपिसोड है, क्योंकि अगला एपिसोड दीपावली के बाद आएगा, तो इसलिए दर्शक मित्रों, आप सबको हमारी ओर से, नयन भाई की ओर से, हमारे चैनल की दीपावली ओर से मुबारक हो। दीपावली बिल्कुल, की मंगल कामनाएं आप सबको। शुभकामनाएं दिवाली की हमारे दोनों की ओर से आप सबको। दिनेश भाई, और हम हमेशा आपका शुभ हो। आपका कहीं कोई तरीके से हम लोग कोई जो अभी करंट इवेंट है उसमें से कहीं कोई ऐसी बात आपके सामने रख सके जिससे कि कोई राहत रहे, कोई एक थोड़ा सा कहीं आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसकी कोशिश करते हैं। तो उसके साथ साथ शुभकामनाएं देते हैं आपको कि दिवाली में आप एक अच्छा प्रोग्रेस करें। एक अच्छा, जो गुजरात में तो एक नया साल भी दिवाली से शुरू होता है, तो दिवाली से जो नया साल शुरू हो रहा है वो भी सब आपको बहुत मुबारक हो बिल्कुल और बिल्कुल। मंगल लाभ, कामनाएं। वहाँ पर लाभ पंचम मनाया जाता है, तो 4-5 जी दिन बिल्कुल। मार्केट भी थोड़ी सी पार्टी बंद ही रहती है। पहले तो फुल ही बिल्कुल। रहती थी, अब सुना पार्टी बंद रहती है। खैर, कोई जी बात नहीं। तो दर्शक मित्रों, ध्यान रखिएगा इस दीपावली पर, अपने स्वास्थ्य का, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिएगा, मास्क जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जहाँ पर शायद लोगों के माइंड में एप्रीहेंशन है कि भीड़ भाड़ का टाइम होगा तो कोविड फिर से तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। तो पहले से इसे एक चेतावनी के रूप में समझ लीजिएगा, क्योंकि चाइना के 3 टाउन में लॉकडाउन लग चुका है, रशिया में लॉकडाउन लगा है। तो प्लीज ये मत समझिए कि ये विभीषिका दोबारा नहीं आ सकती या तिबारा नहीं आ सकती। ये कभी भी आ सकती है। आपके सावधान रहने में ही आपकी भलाई है। हमारे चैनल की ओर से मंगल कामनाओं के साथ आपको ये भी एक तरह से कहा जाए तो हमारा सजेशन है, हमारी प्रार्थना है कि आप सावधान जरूर रहिएगा, अपना बचाव खुद कीजिएगा। दोस्तों, ये जो खास तौर से दिवाली है, महंगी दिवाली है, और हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, मार्केट में सब्जियां, आटा, तेल, चावल, हर चीज़ महंगी है। तो ये सस्ती दिवाली नहीं है, महंगी दिवाली है। तो थोड़ा सा हाथ को संभाल कर खर्च करिएगा, जो हाथ में है वही बचा कर रखिएगा, क्योंकि बाकी कोई उम्मीद मत रखिएगा। आज बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसका संबंध हमारी जिंदगानियों के साथ डेली जुड़ा हुआ है। वो है COP26, यानी कि क्लाइमेट इमरजेंसी जो अभी आई हुई है, जिसके ऊपर अभी G20 मीट हुई है, और स्कॉटलैंड में ग्लासगो के अंदर अभी एक क्लाइमेट के ऊपर समिट होने जा रहा है। इस समिट के अंदर दुनिया के बड़े बड़े देश आए हुए हैं, यूनाइटेड नेशन भी इन्वॉल्व है। COP26 इसका नाम रखा गया है। मकसद ये है कि दुनिया के अंदर बढ़ते हुए टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल किया जाए, ताकि जो समुद्रों की आसपास जो कई जगह एरिया जहाँ पर बर्फ ज्यादा है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वो बर्फ को पिघलने से रोका जा सके। समुद्र के अंदर जो उसका एसिड जो होता है उसमें ज्यादा मात्रा में आता है, समुद्र का लेवल बढ़ता है, कोस्टल एरिया खतरे में पड़ जाते हैं। और टेम्परेचर बढ़ने के साथ हमारी जो क्लाइमेटिक विभीषिकाएं हैं, जो इमरजेंसी हैं, वो भी बढ़ जाती हैं। और आपने देखा है कि रिसेंटली हमारे इंडिया के वेस्टर्न जो खास तौर से एरियाज हैं, जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, सदर्न स्टेट्स हैं, पहले ये वेस्टर्न साइड में इतने तूफान नहीं आते थे। आजकल पिछले 2-3 साल से यहाँ पर समुद्री साइक्लोन आने की संख्या एकदम से बढ़ गई है। जहाँ पहले कई साल में एक साइक्लोन आता था, अब हर साल साइक्लोन आ रहे हैं, और बे ऑफ बंगाल में भी बढ़ बढ़ चुके हैं। तो बहुत सारे असरात हैं इसके, जिसको आप देख रहे हैं। और ख़ास तौर से एक और फिगर आए हैं कि इंडिया के अंदर पिछले साल इस क्लाइमेट इमरजेंसीज के कारण, जिसमें क्लाउड बस्ट भी है, सूखा भी है, बाढ़ भी है, बहुत सारी चीजें हैं आपकी, $87 बिलियन का लॉस हुआ है। नंबर वन के लॉस चाइना के अंदर हुए हैं, जो $238 बिलियन के हुए हैं। इसके अलावा दुनिया के बड़े से बड़े शहर यूरोप के अंदर, अमेरिका में वो इस क्लाइमेट इमरजेंसी से बच नहीं पाए हैं। नॉर्थ अमेरिका, कनाडा के अंदर भी सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई गर्मी के कारण, जंगलों में आग लगी हुई है। क्या नहीं हो रहा है। और इस मौके पर एकदम एग्जैक्ट सही समय पर ये COP26 का समिट हो रहा है। G20 में कुछ ज्यादा नहीं निकला, वहां पर सिर्फ एक लिप सर्विस थी, और सीरियसनेस की कमी नजर आ रही है। लेकिन COP26 क्या है, इसके मायने क्या हैं, हमारी जिंदगी के लिए इसके मायने क्या हैं,
इन्हीं बातों पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ, हमारे अर्थशास्त्री मित्र श्री नयन पारिक हैं। नयन भाई, पहले दर्शकों को साधारण शब्दों में बताइए कि ये क्लाइमेट समिट है क्या? COP 26 है क्या? इसके मायने क्या हैं? आपने बहुत एक अच्छा टॉपिक आज की रोजी रोटी के लिए चुना है, और जी, मेरे ख्याल से इसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं, और जी, उसकी जो अहमियत है वो तो हम लोग सब, मैं समझ रहा हूँ, समझते ही नहीं है। जी, एशिया में तो हम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित है इसके कारण, क्योंकि एशिया का जो आसपास समुद्री टेम्परेचर है पानी का, जी, वो बाकी के ग्लोबल जो समुद्र के टेम्परेचर है उससे 3 गुना और गति से गर्म जी, हो रहा है। जी, और उसके कारण जो नुकसान हो रहा है उसमें सबसे पहले चाइना, उसके बाद इंडिया और उसके बाद जापान, जी, ये तीनों देश का मिला के $400 बिलियन का नुकसान 2020 में हुआ है। जी, और ये कोविड के इकोनॉमिक एक्टिविटी के स्लो डाउन होने के बावजूद, तो ये समझिए जी, कि एक तो कोविड के कारण इकोनॉमिक जो स्लो डाउन हुआ, उसके कारण जो टेम्पररी एमिशन में कमी आई, उसके बावजूद जी, ये नुकसान एशियन देशों में हुआ है। और मैं इसीलिए जी, कह रहा हूं कि एशिया में रहते हुए इंडिया में तो हम लोग सेकंड हाईएस्ट लॉस सफर करते हैं। जी, और हम लोगों ने, जैसे आपने कहा, ये कहने की बात नहीं है, हमने अनुभव किया है। जी, वेस्टर्न इंडिया में, गुजरात में हो, सुंदरबन में हो, सुंदरबन का जो साइक्लोन आया उसमें कहीं वेस्ट बंगाल के कहीं मेरे ख्याल से 25 लाख लोग प्रभावित हुए, और बांग्लादेश के 25 लाख प्रभावित हुए। तो जी, बांग्लादेश का भी हमारे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है कि उनका नुकसान कितना है, पर एशियन देशों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान भुगतना है। तो जी, इसीलिए हम लोग समझ लें कि जो हमको नुकसान हो रहा है वो बाकी के देशों से कहीं ज्यादा है। इसीलिए हमारे लिए ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जी, दूसरा, ये समझ लीजिए कि जो ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण है, वो 66% जो है कंट्रीब्यूटर है कार्बन डाइऑक्साइड। जी, CO2 जो है वो जी, हमारा 2/3 जो ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा है वो उससे आता है। और आपने जैसे COP 26 का बोला, तो ये सबसे इतिहास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राजद्वारी मीटिंग है, और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण राजद्वारी मीटिंग कोई नहीं है। और ये अंतिम आशा है हमारे सब के लिए कि जी, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण तकलीफें हो सकती है, उसका कहीं कोई उपाय करने का ये सबसे अंतिम हमारी जी, जो आशा है, ये इस मीटिंग पे टिकी हुई है। अब जी, इस मीटिंग का आप देख लें तो कहीं टोटल मेरे ख्याल से 25,000 इंपॉर्टेंट लोग दुनिया भर से इसमें आएंगे। पर वो भी बता दूं कि कौन नहीं आएंगे इंपॉर्टेंट। जिसको सबसे ज्यादा नुकसान भुगतना है वो चाइना मेरे ख्याल से नहीं आएगा, उनके प्रेसिडेंट नहीं आने वाले हैं। रशिया, जिसमें हम लोगों ने अभी कोविड वगैरह की बात की, बाकी के जो तकलीफ में आ रहे हैं, रशिया नहीं आ रहा है। तो कुछ एक मैक्सिको नहीं आ रहा है। तो जो एक कुछ एक देश नहीं आ रहे इसमें। और मेरा ये मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण मुझे जो इसमें कमी लग रही है वो, और कमी खल रही है, वो ये कि चाइना के प्रेसिडेंट का नहीं आना। उसका एक और विश्लेषण कर सकते हैं, पर उसमें नहीं जाएंगे अभी। अभी ये समझ ले कि बाकी के जो देश आ रहे हैं उसमें हम लोग क्या क्या स्टेप्स ले, तो CO2 की जो हमारी एमिशन है वो हम कम कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोयला है। जी, हम लोग जो कोयले पे निर्भर इकोनॉमी है, जी, कोयले के कारण हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट है, कोयले के कारण हमारे यहाँ सीमेंट प्रोडक्शन है, कोयले के कारण हमारे यहाँ जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर रहे हैं वो 70% कोयले को फ्यूल के तौर पे यूज करके हम लोग इसको पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि सबसे ज्यादा हम लोगों को जो रोक लगानी है वो कोयले पे है। और कोयले की रोक हम कैसे लगाएंगे? 70% जो हमारा पावर आएगा उसको कैसे कम कर पाएंगे? बाकी का हमारा जो सीमेंट, स्टील, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा पूरा ड्राइव है उसके लिए सबसे ज्यादा कोयला हम लोग यूज करते हैं, जी, स्टील के लिए, सीमेंट के लिए, बाकी के सब के लिए। तो इसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे, वो जो प्लानिंग है, और ये सब जो स्टडीज हुई है अब तक उसमें सब में बताया गया है कि फाइनेंशियली ये अफोर्डेबल है और टेक्नोलॉजिकली ये डुएबल है। तो सिर्फ एक निर्धार करने वाली बात है कि हम सब देशों को मिलके, पर समझिए कि इतने देशों को इसके बारे में काम करना है।
और ये कहीं मैं समझ रहा हूं कि बहुत समय के बाद, करीब 2 to 3 मिलियन ईयर्स के बाद ग्लोबल टेम्परेचर फिर इतने लेवल पे पहुंचा है। तब जी 780 करोड़ लोग नहीं थे, आज है। और इसको हम कैसे संभालेंगे, उसको सब देशों को कैसे एनरोल करेंगे, और जी उसमें यदि सब पार्ट नहीं लेंगे तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा नुकसान एशियन देशों को होने वाला है। तो ये एक बैकग्राउंड हम समझ लें कि ये कहीं दूर ग्लासगो में होती ऐसी घटना नहीं है जिसका हमारे पर प्रभाव नहीं है। हम लोग हमेशा बोलते हैं यार ये ताप बहुत बढ़ गया, अब तो लास्ट ईयर से ये बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, ये अब गर्मी सहन नहीं हो पाती है। ये क्यों हो रहा है? ये ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। हम लोग बोलते हैं कि ऐसी तूफानी बारिश हम लोग पहले कब सुनते थे, कभी 5-10 साल में आ गई, तो अब हर सीजन में 2-3 बार आ जाती है। आपने जैसे कहा साइक्लोन, जो हम लोगों ने कहीं जी हमारे एरियाज में महसूस नहीं किया है, कहीं देखा नहीं है, वो हम लोग पे आके टूट पड़ता है। ये सब चीजें हम लोगों को ऑलरेडी प्रभावित कर रही है। हमको आंख खोलने की जरूरत है कि ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग कोई एक किताबी, कोई थियोरेटिकल चीज नहीं है, हमारे आसपास है और हमारी जिंदगियों को तहस नहस कर सकती है। इस सीरियसनेस के साथ मैं समझ रहा हूं कि COP26 में हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये लास्ट हमारी होप है इस पे, कि इसमें कोई ऐसे फैसले लिए जाए जिसके कारण हम लोग अपना CO2 एमिशन कम कर पाए। CO2 एमिशन का एक टारगेट था कि भाई 400 से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए ये ppm, अब ऑलरेडी 413 के ऊपर आसपास आ गया है। तो हम लोगों ने जो जो टारगेट्स हमारे लिए एस्टेब्लिश किए हैं वो सब टारगेट से हम ऑफ रिकॉर्ड है, ऑफ द टारगेट है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट सीरियसनेस ये है कि आज की तारीख में हमने यदि ये जीरो कर दिया CO2 एमिशन, तो भी हम लोगों को कई साल लग जाएंगे इसको कंट्रोल होते होते। तो इसलिए इसको करने की जरूरत आज है, क्योंकि आज रोकने से ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो अटकेगा नहीं, आपको वक्त लगेगा इसको ठंडा होने में। इसीलिए मैं समझ रहा हूं कि इस पे आज काम हो। जो मीटिंग हो रही है वो हमारे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग है, और जी हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि इस मीटिंग में कोई ऐसे फैसले लिए जाए ताकि जो पेरिस में 2015 में हमने बात की थी उसको अब कार्यान्वित करके हर महीने, हर साल मॉनिटर करने का टाइम है। बिल्कुल आपने सही कहा। और यहाँ पे मैं कुछ और तथ्यों को जोड़ दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी रिसेंटली निकल कर आए तो पहले से हैं, लेकिन अभी चर्चा का विषय ज्यादा बने हुए हैं। हमने कोशिश की थी कि इस सदी के अंदर जो टेम्परेचर राइज है 1.5 डिग्री के ऊपर करना है, लेकिन दुनिया तो 1.5 डिग्री के आसपास ऑलरेडी बैठी हुई है इस समय। तो ये तो अब जो वर्स्ट सिचुएशन है उसमें तो ये बताया जा रहा है कि 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। एक दूसरी सिचुएशन में 2.5 से 3.5 डिग्री बढ़ सकता है, और एक और नॉर्मल सिचुएशन में 2 से 2.5 डिग्री नॉर्मल सिचुएशन के अंदर ही उम्मीद की जा रही है कि 2100 से पहले हो जाएगा। दूसरा, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन था वो 55 गीगाटन का इस टाइम दुनिया के अंदर है, जो 2055 के अंदर हमारा जिसको जीरो एमिशन का एक तरह से टारगेट दिया जा रहा है वो 88 गीगाटन पर पहुंच जाएगा। यानी कि अगर आजकल के एमिशन को रोक दे तो भी हम 55 गीगाटन पे रुक सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रयास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कोई क्लाइमेट फाइनेंसिंग नहीं हो रही है। तीसरा, पिछले 5 सालों के अंदर चूंकि अमेरिका पेरिस समझौते से बाहर चला गया था ट्रंप साहब के अंतर्गत में, तो अमेरिका का जो 5 साल में खर्चा है क्लाइमेट फाइनेंसिंग का टेक्नोलॉजी पर सिर्फ $48 बिलियन है, और भारत का खर्चा ओनली $1 बिलियन है। तो इंडिया भी खर्चा नहीं कर रहा है। एक और बात थी कि 70% जो कोयला है वो हमारे यहाँ यूज किया जाता है बिजली बनाने के लिए भारत में, और चाइना को देखिए कि 2060 का गोल बनाया है उसने, हम 2055 के आसपास का गोल लेके चल रहे हैं। दुनिया कहती है कि इतने लंबे गोल्स नहीं चलेंगे। ये एक तरह से कहा जाए तो आप लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। और ऊपर से इंडिया ने आज एक नया पॉइंट और रेज कर दिया है जो आज अखबारों की हेडलाइंस है। अगर आप चाहते हैं कि भारत 2055 तक अपने गोल्स को अटेन करे तो आप हमें न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप में एंट्री दीजिए ताकि हम न्यूक्लियर पावर का ज्यादा उपयोग कर सकें। लेकिन न्यूक्लियर पावर में जाने के लिए भारत को एनएसजी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया न्यूक्लियर पावर क्रिएट कर रहा है। और नयन भाई, अगर आपको याद होगा तो हम इसके ऊपर एक छोटा सा एक जाता जाता हमारा एक वाक्य था, स्टेटमेंट था, आपका भी था, कि हमें न्यूक्लियर पावर पे फिर से जोर देना चाहिए। और उसके लिए एनएसजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट आ रहे हैं रूपपुर के अंदर, और वो एनएसजी का मेंबर नहीं है।
तो मैं समझता हूँ कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के अंदर अब G20 कंट्री में 2-3 कंट्री छोड़ दो, तो उम्मीद की जाती है कि अमीर कंट्री पैसा देंगे। लेकिन उसी G20 के अंदर 2-3 कंट्री हमारे इंडिया जैसे ऐसे हैं, जो पैसा लेने जा रहे हैं, देने नहीं जा रहे हैं। अगर हम स्पेंड नहीं करते हैं अपनी क्या कहते हैं कोयले को हटाने के लिए, तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर तो प्रॉब्लम बहुत आ जाएगी। इवन अमेरिका में कई जगह विरोध है, शायद वेस्ट वर्जीनिया के अंदर जो कोल प्रोड्यूसिंग एक स्टेट है उनका, कि नहीं कोल को कम नहीं करना है। तो इतने विरोधाभास हैं और क्लाइमेट फाइनेंसिंग नहीं आ रही है। $100 बिलियन का गोल पर ईयर का वो कह रहे थे कि यहाँ विकसित देश देंगे। तो सर जब पैसा लगाएंगे नहीं, और हेडलाइन आज की यही है कि G20 इज अ फेलियर, तो इसका मतलब वो जो लास्ट चांस जिसकी आप बात कर रहे हो कि सदी का, कि दोबारा मौका नहीं आएगा ग्लासगो के बाद में, तो ये तो ऑलरेडी फेल होता हुआ नजर आ रहा है सर। आपने बिल्कुल सही बात कहा कि इसको सफल होने के चांसेस कम क्यों हैं, और क्यों कई देश इसके ऑलमोस्ट खिलाफ पॉइज्ड है। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी निर्भर है कोयले पे, और ऑस्ट्रेलिया के जो कोयले के निकालने के टारगेट है वो उन्होंने इस तरीके से बढ़ा रखे हैं कि कम करने की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो कह रहे हैं कि अगले सालों में हमारा जो कोल का प्रोडक्शन है वो इतना और बढ़ जाना चाहिए। तो यदि हम इस प्रकार से कोयले के यूज को बजाय कम करने के बढ़ाने के टारगेट रख रहे हैं, तो वो पूरे विश्व को कहाँ ले जाएंगे। तो इसीलिए आपने जैसे कहा चाइना में जब यदि जो आपने परिस्थिति कही, और फिर आप ये इम्पोर्टेंट मीटिंग में आ भी नहीं रहे, तो क्या सिग्नल देना चाहते हैं आप। अब आप आए तो जैसे आपने कहा, एक बात है कि भाई आप आके क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, और मैं समझ रहा हूं कि इसके लिए पैसे कलेक्ट करना और उसके लिए पैसे रेज करना, कोई भी हम लोग मानते हैं कोई भी प्रोजेक्ट में हम पहले वो सोचते हैं कि इसका फंडिंग कैसे होगा। वो हमारे सोसाइटी में एक सड़क बनाने का कार्यक्रम हो या ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का, तो ये एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि कई देश जहां यूके में ये होस्ट किया जा रहा है, वहां यूके के प्राइम मिनिस्टर बहुत ही अग्रेसिव टारगेट कोल को एलिमिनेट करने का रख सकते हैं। पर इंडिया जिसका डिपेंडेंस आज टारगेट के जरूर मॉनिटर करने की बात है। और आपने जो कहा वो मैं समझ रहा हूं कि ये हमारी लास्ट आशा है, पर ये आशा हमारी कामयाब होगी या नहीं, वो तो जैसे ये मीटिंग आगे जाएगी ऐसे पता लगेगा। पर अभी जो आसार है वो एक बहुत मुश्किल आसार नजर आ रहे हैं। और जैसे हम पिछले 5-10 साल में, ऊपर से आपने जैसे कहा, वो हमारा टारगेट जो था 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने का, उसको ऑलरेडी उसके आसपास पहुंच चुके हैं। तो आगे क्या इसके कारण डिजास्टर होगा वो तो एक अलग ही होगा। और वो हम सब, न्यूयॉर्क में आज जो साइक्लोन आ गया, वो न्यूयॉर्क वाले कभी भी सोच भी नहीं सकते थे। फ्लोरिडा में आ सकता है, फ्लोरिडा में आया हुआ है, पर न्यूयॉर्क में आ जाए, ऐसा आ जाए जिसकी वार्निंग आपको बहुत ही बड़ी मुश्किल से बहुत ही कम मिली, आपको टाइम ही ना मिला। तो अब की आपके ऐसे तूफान आएंगे शायद जिसमें आपकी मटेरियोलॉजी डिपार्टमेंट भी आपको इतना शायद वक्त नहीं दे पाएगी। तो हम जो अभी इकोनॉमिक मॉडल को लेके चलते हैं, हम अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मॉडल को लेके चलते हैं, उसको मैं समझ रहा हूं कि बहुत हद तक बदलने की जरूरत है। हम लोग यदि सब कार को यूज करने जा रहे हैं तो उसको कैसे कम करें। हम लोग कोयले को यूज करने जा रहे हैं, उसको कैसे कम करें। हम लोग एक ऐसी व्यवस्था कैसी करें ताकि हमारा CO2 एमिशन बिल्कुल जीरो पे आ जाए। उस पर हम सबको कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। आप और मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी कैसे कम से कम यूज करें, इसलिए नहीं कि मुझे और आपको पावर बिल अफोर्ड होता है या नहीं, पर इसलिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में हम लोगों का ये एक छोटा सा सिग्नेचर है, छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। और मैं समझ रहा हूं कि ये COP26 से होके मेरे और आपके घर में और हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे आ जाए। हम लोग यदि कोई भी एनर्जी कहीं ज्यादा यूज कर रहे हैं तो अपने तौर पे एनर्जी को तो कंजर्व करें, कम से कम एनर्जी करें। यदि गाड़ी को लिए बगैर आप यदि चल के जा सकते हैं कहीं, तो क्यों ना जाए। आप ये सब सोचे, और ये नहीं कि आपको 10 रुपए बच रहे हैं, पर ये कि आप विश्व की ग्लोबल वार्मिंग में एक छोटा सा स्टेप ले रहे हैं। मैं समझ रहा हूं इसको एक सोशल अभियान के तौर पे भी लेना पड़ेगा। जैसे हम एक साइड पे ग्लोबल फंडिंग इसकी अरेंज करें, ग्लोबल अवेयरनेस करें,
ग्लोबल डिसीजंस ऐसे ले, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करे, पर उसके साथ साथ इस चैलेंज को हर घर में, हर जीवन में ले आए। रोजी रोटी के जो भी हमारे देखने वाले दर्शक है, वो सब इसके बारे में थोड़े सेंसिटाइज हो जाएं कि भाई एनर्जी मुझे बिल्कुल गलत यूज नहीं करनी है। जहां जहां मैं सेव कर पाऊं, वहां वहां मैं CO2 एमिशन को यदि कोई 1% भी बचा पाऊं, तो कलेक्टिवली मैं इस पे काम करूंगा। ये जो है वो मेरे ख्याल से एक मुहिम भी हम लोग छेड़ सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। हालाँकि भारत ने एक यूज़फुल प्रपोज़ल वहाँ रखा भी है ग्रीन हाइड्रोजन का, लेकिन ये बिल्कुल, बहुत दूर की बात है। ये बिल्कुल। दुनिया के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन पहुँचते-पहुँचते शायद मुझे लगता है अगले 5 दशक या 50 साल लग जाएँगे जब आप वहाँ तक पहुँचेंगे, और तब तक जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनका यूसेज चलता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। तो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन धरातल पर वो उतनी कई बार उतरती हुई नज़र आती नहीं है। इंडिया ने इनिशिएटिव लिए, हो सकता है 10, 15, 20 साल के बाद इंडिया के सड़कों पे कुछ गाड़ियाँ नज़र आ जाएँ, 10 साल बाद जो हाइड्रोजन से चलती हों। लेकिन वो एक टाइनी सेगमेंट होगा, वो टाइनी सेगमेंट ओवरऑल का जो एक मैक्रो सेगमेंट है, उसको इम्पैक्ट नहीं कर सकता है। उसको जो हमारी विभीषिका है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, उसको कम करने के लिए बहुत दशक रहेगा, तब तक तो पानी सिर के ऊपर से चला जाएगा और हमारी जो वल्नरेबिलिटी है इंडिया की, बांग्लादेश की एज़ ए कोस्टल जो जहाँ पे बहुत बड़े एरियाज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। खैर ये था हमारा आज का एक मुख्य टॉपिक, और टेल पीस में फिर से हम आएँगे पेट्रोल डीज़ल के ऊपर, क्योंकि एलपीजी पेट्रोल डीज़ल में ऐसा लगता है कि पर डे इंक्रीज़ थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार की ओर से अब ऐसे-ऐसे वक्तव्य आ रहे हैं जिसको सुनकर हँसी आती है। मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने कल कह दिया है, अगर कीमत बढ़ रही है तो क्या हो गया, महँगाई के साथ जीना सीख लो। ये कह के उन्होंने शॉकर पैदा किया है। इसके अलावा कुछ केंद्रीय मंत्री भी इस किस्म की बातें करते हैं जिसके द्वारा अब ये महसूस होना शुरू हो गया है कि सरकारें अब महँगाई के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं हैं, और उनका शायद ये सोच है कि जो होता है होने दो, लोगों के पास पैसा है और लोग ऐसे क्राई करते रहेंगे, डोंट गेट बॉदर्ड, आप अपनी पॉकेट के बारे में सोचिए। एक छोटी-सी टिप्पणी आपसे सिर्फ 1-2 मिनट की, महँगाई जो बढ़ रही है इस टाइम, बिल्कुल। अब आपने जैसे कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, और वो तो मैं समझ रहा हूँ 110, 115, हमारे यहाँ ₹116 कहीं करीब है। 125, हाँ कई 125 जगह की बात 120 है। भी क्रॉस कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये तो दाम बढ़ रहे हैं, वो एक सीधा आपको जो दाम दिख रहा है, पर आपकी उसके कारण जो बाकी के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज के, क्योंकि ये कास्केडिंग इफेक्ट है। क्योंकि आपको पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आप जो भी चीज कंज्यूम करेंगे वो हर चीज के दाम बढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि कोई इस पे हमेशा सोचे, और सेंसिटिविटी जो इसके बारे में क्रिएट हो, सरकार की हो, और मैं समझ रहा हूँ एक विपक्ष जो है उसकी भी एक अभी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रश्न को ले जाके सड़क पे ले आए। मुझे पता है जब ये सरकार 2014 के पहले पेट्रोल के दाम बढ़ रही थी, तो जब जो उन्होंने आक्रोश किया था, वो अब यहाँ आके भी थोड़ा सा इसके प्रति सेंसिटिव बने, और विपक्ष मैं समझ रहा हूँ कि इसको मजबूती से ले, और ये जो है वो प्रश्न लोगों के जीवन को हर रोज तहस नहस कर रहा है, और इसके लिए जितना जल्दी काम हो और जितना इसको कोई ना कोई तरीके से कंट्रोल हो, वो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हकीकत ये है आज इस नए भारत में कि ना रोष है, ना आक्रोश है, ना गुस्सा है, ना विरोध है। किसान भी नहीं बोलता है, विद्वान भी नहीं बोलता है, अध्यापक नहीं बोलता है, शिक्षक नहीं बोलता है। जो काम करने वाला इंसान है वो भी बात नहीं करता है। इसके अलावा जो उद्योगपति वो भी बात नहीं करते हैं, जो व्यापारी हैं वो भी बात नहीं करते, आम आदमी बात नहीं पर करता, खास आदमी बात नहीं करता, कोई भी बात नहीं करता है। एक अजीब-सी एक चुप्पी है कि ऐसा लगता है कि शायद लोग एक ऐसी परिस्थिति में पहुँच चुके हैं जहाँ वो कहते हैं हम कर भी क्या सकते हैं। ये एक हेल्पलेसनेस की स्थिति है। मुझे लगता है कि लोगों को जागना पड़ेगा, अपने अधिकारों के प्रति थोड़ा तो सचेत होना पड़ेगा, और सरकारों के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा कि अल्टीमेटली जब विदेशों में जो यूरोपियन कंट्री के अंदर प्रेशर आ रहे हैं, तो भारत के अंदर आप लोग अपनी सरकार पे दबाव डालिए, क्योंकि आप दबाव नहीं डालेंगे तो सरकारें रेट बढ़ाती रहेंगी, और आप उसके बाद आपकी पॉकेट में कुछ नहीं बचेगा सिवाय इसके कि इस साल पटाखे खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो अग्नि है वो आपकी पॉकेट के अंदर पहुँच चुकी है ऑलरेडी। तो दोस्तों, थोड़ा विरोध करना भी सीखिए, थोड़ा-सा कम से कम अपने जो हक हैं उसको भी माँगना सीखिए। कम से कहिए तो सही कि हाँ, ये हो रहा है तो थोड़ा कम कीजिए इसको।
पर लोग शायद इतना भी कहने को तैयार नहीं है। खैर कोई बात नहीं, दिवाली तो महंगी सरकार ने कर ही दी है, अब और दिन प्रतिदिन महंगी हो रही है। जाने से पहले हम नयन भाई का करेंगे शुक्रिया अदा कि उन्होंने कीमती समय थैंक यू सो निकाला, मच। हमारे कार्यक्रम में आए। और दोस्तों, आप सबको एक बार फिर से दीपावली की मंगल वाह। कामनाएं। रोजी रोटी देखते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिएगा। चैनल आपका है और आपकी कोई समस्या होगी तो हमें भेजते रहिएगा, ताकि हम उन मुद्दों को उठाएं जो मुद्दे मुद्दे आपसे सरोकार रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नयन भाई, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सो दिवाली मच। की शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली टू दिवाली मुबारक एवरीबॉडी। सबको। जी धन्यवाद। जी।